तो दोस्तों, बातचीत ऐसा है कि अब हम लोग एकदम नए पार्ट में, नई दुनिया में आ गए हैं। आप लोग अपने साइमल्टेनियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स तो कर रहे थे, जिसमें अपने कैसा कैसा टॉपिक्स को देखे। नेशनल इनकम, ठीक है कि नहीं है, जिसके न्यूमेरिकल्स अपने देखे, ठीक है ना। फिर अपने देखे टॉपिक्स लाइक थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जिसको एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, उसका खैर अपने एक ही क्लास किए थे। मैं बोल रहा हूं मैक्रो का दुनिया आप लोग देखें। मैक्रो का दुनिया को ना आई वुड लव टू से प्योर इकोनॉमिक्स। सर प्योर इकोनॉमिक्स क्यों? ये क्या इम्प्योर इकोनॉमिक्स अभी आप पढ़ा रहे हो? नहीं, प्योर इकोनॉमिक्स इसलिए क्योंकि अलग अलग इकोनॉमिक्स जैसे जेएम केन्स और अलग अलग लोग ने जो थ्योरी उन्होंने प्रपोज की, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स, उन्होंने जो प्रिंसिपल्स फ्रेम किए, आप लोग जो है ना वो सीखते हो मेरे से मैक्रो के अंदर। ये जो आप लोग अभी देखने वाले हो ना, इट इज अ कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड। इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी आपका 50% वेटेज कैरी करता है। 50% वेटेज का मतलब होता है 50% वेटेज का मतलब होता है कि लगभग आप लोगों का जो है, अगर मान लो 80 नंबर का पेपर लिखते हो, मान लो 80 नंबर का पेपर लिखते हो, तो आप लोग जो है मान लो कि आपका जो है व्हाट शुड आई से 40 मार्क्स इधर से। बिकॉज आज मैं एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरे को एक सही इंट्रो आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर मेरे से आप पूछो कि सर इस बुक में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मैक्रो में मैंने आपको बताया कि आप ओवरऑल इकोनॉमी में कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, नेशनल इनकम, इकोनॉमी में क्या क्या चीजें कैसे अफेक्ट करती है एक दूसरे को, अपने वो पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अपने ये पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब इसमें एक अलग डिटेलिंग आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा सर, जी बिल्कुल पक्का है। तो सर चलो बातचीत स्टार्ट करो। इसमें आपको दिखेगा सर क्या सीखेंगे हम लोग, क्योंकि क्या होता है ना, एक मोमेंट के बाद स्टूडेंट सोचने लगता है कि मेरा इसमें क्या फायदा हो रहा है, लाइक हम क्या करियर में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। दोस्त आप लोग इंडिया को समझ जाएंगे, इंडिया का पास्ट, इंडिया का प्रेजेंट और कुछ हद तक में भी इंडिया का फ्यूचर, ये चैप्टर आपको वो दिखाएगा। इसमें कुछ प्योर इकोनॉमिक्स नहीं है। इसमें इस चैप्टर को जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आप लोगों को कुछ भी प्योर इकोनॉमिक्स का इसमें सीखने नहीं मिलेगा। आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानने मिलेगा। इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है, आप लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। जैसा है वो तो पता चलेगा ही, जैसा था वो भी पता चलेगा। जैसा है वो तो पता चलेगा ही, जैसा था वो भी पता चलेगा। अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर आप लोग मेरे को बोलते हो कि सर एक सिंपल तरीके से आप हमें दिखाओ, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हमारा सिलेबस है ना, बड़ा प्यारा तरीके से बनाया हुआ है। बस आप लोग जो है वो सुनते चले जाओ, बस आप लोग जो है वो सुनते चले जाओ। क्योंकि जब आप लोग चैप्टर का लॉजिक और बनाने वाले का लॉजिक समझ जाते हो ना, तो आप लोग सब्जेक्ट एंजॉय करने लगते हो। क्या यहाँ पर लर्निंग इन्वॉल्व है? जी हाँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा लर्निंग इन्वॉल्व है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लर्निंग इन्वॉल्व है। बट क्या वो लर्निंग इंटरेस्टिंग रहने वाला है? जी हाँ, साथ साथ कीजिएगा। आइए देखते हैं। आइए मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज डिवीजन बताता हूं। देखो दोस्त, आप लोग सब जानते हो कि इंडिया 1947 में आजाद हुआ था। इंडिया 1947 में आजाद हुआ था। दोस्तों हमारा इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो भैया इंडिया को आज़ादी की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब इंडिया का पहले सिचुएशन अच्छा नहीं था। इसको बोलते हैं
इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का सिचुएशन क्या था ब्रिटिश के हालत, ब्रिटिश के अंदर, मतलब 47 को, है ना, अपने जब बोलते हैं ना 47 में इंडिया आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया का क्या स्थिति था, इंडियन इकोनॉमी का क्या स्थिति था, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर भी वही है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव मतलब इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या हालत था? अगर मेरे को एक वर्ड में कोई बोले बताने को, तो मैं बोलूंगा स्टैग्नेट। मैं बोलूंगा एक वर्ड में क्या? स्टैग्नेट। इंडियन इकोनॉमी पूरा गिर चुका था और रुक चुका था। एक होता है स्टेबिलिटी और एक होता है स्टैग्नेशन। स्टेबिलिटी का मतलब भी रुक जाना, स्टैग्नेशन का मतलब भी रुक जाना। फर्क ये कि स्टेबिलिटी अच्छा है, स्टैग्नेट मतलब नीचे गिर के रुका है। स्टैग्नेशन इज नॉट अ गुड वर्ड एट ऑल। मैं आपको ये समझा दूं। फिर हुआ क्या दोस्त, अपना इंडियन गवर्नमेंट जोश में आया। 47 में आज़ाद हो गया था। 47 में जो है ना, 47 में जो है अपना इंडिया आज़ाद हो गया था दोस्त। जब 47 में अपना इंडिया आज़ाद हो गया था ना, उसके बाद क्या हुआ आप लोग ये समझना। आज़ाद होने के बाद एक बार प्रेस करना है, बंद है क्या वो? ओके। आज़ाद होने के बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी को संभालेंगे। कौन? हम लोग इंडियन इकोनॉमी को संभालेंगे। हम लोग मतलब इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट बोला कि मैं लेगा सबका बदला। इंडियन गवर्नमेंट तो आ गया पिक्चर में। इंडियन गवर्नमेंट एकदम पॉजिटिव इरादे से इंडिया की इकोनॉमी में रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। बट 1991 जब तक आता है ना, इंडिया डूब चुका होता है। इंडिया का 1991 में ऐसा हालत आ चुका होता है कि इंडिया दोबारा कैप्चर हो जाएगा। इंडिया का हालत इतना खराब हो जाता है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो 1947 के बाद बदलाव लाती है, वो 1991 तक समझ जाती है कि वो पिट चुकी है। मतलब वो फेल हो गया, मिजरेबली फेल हो गया। फेल नहीं हुआ है, मिजरेबली, बुरी तरह से फेल हो गया। ये इंडियन गवर्नमेंट को दोस्तों समझ में आ जाता है। फिर ऑब्वियस सा बात है, इंडियन गवर्नमेंट 91 के बाद कुछ बदलाव लाती है इंडियन इकोनॉमी को चेंज करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं, ये पहले 3 चैप्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां पे आप लोग हालत देखते हो 47 से 91, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग पीरियड, जहां पे गवर्नमेंट अपना बुद्धि लगाती है। ये हो गया चैप्टर नंबर 2। और 91 के बाद इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अपने पढ़ते हैं एलपीजी के अंदर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज कि ये फर्स्ट 1, 2 और 3 चैप्टर में है। अब स्टूडेंट क्या करता है, चैप्टर 1 खोला और रट्टा मारने लग गया। तो वो ये ब्यूटी कहाँ देखा, ये सुंदरता, अरेंजमेंट कहाँ देखा कि भाई सबसे पहले आपको पता चला कि इंडिया का दुर्व्यवस्था क्या था। व्हाट वाज द पुअर मैनेज्ड इकोनॉमी, हाउ द इकोनॉमी वाज पुअरली मैनेज्ड। 47 का जो चैप्टर अभी मैं शुरू कर रहा हूं, उसमें एक डेटा मैं आपको बताऊंगा कि 1000 बच्चों में से लगभग 218 बच्चे अपना पहला बर्थडे बनाने से पहले डेथ हो जाते थे। फर्स्ट बर्थडे के पहले उनका डेथ हो जाता था 1000 में से। आपको ये पता चलेगा 47 वाले चैप्टर में। 47 से 91 में गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने 47 से 91 के बीच में जो किया उसमें गवर्नमेंट खाली फेल हुई। सॉरी, ऐसा नहीं है, सक्सेसफुल भी हुई, बट ओवरऑल इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा। फिर 91 में जो गवर्नमेंट ने बदलाव किया वो इंडिया के लिए अच्छा रहा। फिर जब बदलाव किया तो गवर्नमेंट ने कहां बदलाव किया, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन इंपैक्ट हुआ, इकोनॉमी में पॉवर्टी का सिचुएशन अफेक्ट हुआ। ये सब चीज़ों में गवर्नमेंट ने बदलाव किया। ये हमारे नेक्स्ट 3 चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। और फिर आप लोग सबका एक मन करता है जब ये चैप्टर पढ़ोगे, और इनफैक्ट अभी भी एक मन कर रहा होगा कि सर जब इंडिया ये सब कर रहा था तो चाइना और पाकिस्तान क्या कर रहा था। तो लास्ट चैप्टर है कंपैरिजन विद द नेबर्स, चैप्टर 8, कंपैरिजन विद द नेबर्स, इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस पाकिस्तान। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ये है 8 चैप्टर्स आपके, या 7 चैप्टर्स आपके।
और कितने सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, कितने लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड है, आप लोग को वो देखना चाहिए। ये पास्ट से फ्यूचर में ले जा रहा है। ये मैंने क्या बोला था, मैं अभी कोई चैप्टर तो शुरू ही नहीं किया, मैं तो बस आपको दर्शन करवा रहा था कि क्या हम लोग किस सब्जेक्ट में घुस गए हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एकदम अलग तरीके का डिस्कशन दिखेगा आपको, बट मजा तभी आएगा जब आप इस बात को ध्यान रखें कंसिस्टेंटली। दोस्तों, क्या आप लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया कि व्हाट वी आर गेटिंग इनटू? यस और नो दोस्तों, यो और नो इन द चैट यार। क्लियर है ऑफलाइन वाले दोस्त? फटाफट यार। हाँ जी, वेरी गुड। ऑल राइट, दिया, कशिश, वेरी गुड। कोमल, दृष्टि, कुंदन, प्रणय, इश्ना, फैंटास्टिक, कनिष्क, अनिकेत, बहुत ही बेहतर। तो आप लोग को एक दर्शन सा हो गया होगा कि किस चीज़ के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। याद रखिएगा, एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, मैक्रो को पढ़ने का तरीका और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ने का तरीका एकदम अलग होने वाला है। जब मैं मैक्रो पढ़ाता हूँ आपको, या आगे भी मैं मैक्रो पढ़ाऊँगा, आप लोग को मैं बार बार स्ट्रेस दूंगा समझने के लिए कि समझिए समझिए समझिए। इसमें मैं खाली बोलूँगा सुनिए सुनिए सुनिए, क्योंकि इट इज मोर अबाउट, दिस सब्जेक्ट इज मोर अबाउट फैक्ट्स देन अबाउट कॉन्सेप्ट्स। मैक्रो इज ओनली कॉन्सेप्ट्स, दिस इज ओनली फैक्ट्स। बट क्या वो फैक्ट्स काम के हैं? बिल्कुल भी। मैं एक एनालिसिस कर रहा था, ये एक फन फैक्ट है, केबीसी जैसे जो लेवल्स है ना, हाउ टू बिकम अ मिलेनियर और ये सब जो आते हैं ना, इसमें लगभग 8-10 क्वेश्चंस इतिहास में इस सब्जेक्ट से पूछ चुके हैं। आप लोग अगर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का सपना रखते हैं तो ये आप लोगों के लिए मस्ट है। आपको मैं बता दूं, आपको हैरानी होगी जान के, बट सिविल सर्विसेज में वो लोग यही पढ़ रहे होते हैं जो आप लोग 12 में लिपटा डाल रहे हैं। बस ये कोई बताने वाला नहीं होता है। सर तो आपको कैसे पता, आप कौन सा सिविल सर्विस दिए? नहीं, मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कभी दिया नहीं हूँ, लेकिन मैं लेक्चर सुनना अपने फ्री टाइम पे पसंद करता हूँ कि बाकी लोग अलग अलग लेवल्स पे क्या सीखते हैं। मैं साइंस में इंजीनियरिंग का लेक्चर्स देखता हूँ, तो ये सब मेरे को बहुत सारा इनपुट दे देता है। तो इसी बदौलत मैं आपको बता रहा हूँ, सिविल सर्विसेज का भी अगर सपना है तो ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है। इन जनरल ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं तो कभी ना कभी बहस तो होता ही है, आर्ग्यूमेंट तो होता ही है। ये चैप्टर उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में आपको जब आर्ग्यूमेंट करना होगा ना, आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट मतलब मियाँ बीवी वाला झगड़ा का बात नहीं कर रहे हैं कि पता इंडियन इकोनॉमी में ये हो गया था तुम्हारी वजह से, ऑब्वियसली वो नहीं बोलोगे। फैक्ट्स मतलब जब आप एक पब्लिक फोरम पे बात कर रहे हो, आप लोग एडुकेटेड प्रोफेशनल्स बनोगे, बात करोगे, तो ये सब जगह से नॉलेज उठा के डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस अगर जानना चाह रहे हो तो ये लोग बता दिए। बट आइए अब एकदम शुरू से शुरू करते हैं बात। जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। द चैप्टर नेम इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये मत सोचना कि खाली उस शाम क्या हुआ था, ये सवाल आएगा। नेहरू जी मिले सबसे, वो सब नहीं है। किस वजह से ये इंडिपेंडेंस का दरकार पड़ा और ब्रिटिश क्या हालत कर दिया था इंडिया का, वो अपने पढ़ने वाले। एक वर्ड याद रख लो, बोर्ड्स में वो एक नंबर तुमको दिलाने का हिम्मत रखता है, वो है स्टैग्नेट। क्या? स्टैग्नेट। स्टैग्नेट का मतलब होता है रुक जाना और गिर जाना। इंडियन इकोनॉमी का हालत अगर एक वर्ड में आप लोग हमसे पूछते हैं तो चलिए अब चीजों को आगे लेकर चलते हैं। देखो ऐसा है, 47 में जब ब्रिटिश इंडिया एंटर किए थे ना, उसके पहले इंडिया वॉज वेरी प्रॉस्पेरस। इंडिया इतना प्रॉस्पेरस था, आप लोगों को मैं एक उदाहरण देता हूं जो इसी चैप्टर के अंदर है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर डेटा बहुत है, आपको क्या डेटा लर्न करना है? द आंसर इज नो, डेटा रटना नहीं है। बट मैं बीच बीच में आपको डेटा बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को अंदाजा लगे। इंडिया इतना प्रॉस्पेरस था, मैं आपको बताऊं, 27% वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता था, ट्रेड वर्ल्ड में जितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे जा रहे हैं उसमें से 27% इंडिया के होते थे। आज आप लोग देखते हो किसी के हाथ में अगर आईफोन है या एप्पल का कोई प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं उसको एज अ स्टेटस सिंबल माना जाता है कि दिस पर्सन इज फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड।
मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, उस समय इंडिया का कपड़ा वैसा माना जाता था कि अगर कोई इंडिया का कपड़ा पहन रखा है, क्योंकि इंडिया में हाथ से कपड़ा बनता था, तो मतलब फाइनेंशियली वो लोग अच्छे हैं। और आपको मैं बता दूं, खाली किंग्स एंड क्वींस रोम के पहन पाते थे, या अलग अलग कंट्रीज के किंग्स एंड क्वींस, प्रिंस एंड प्रिंसेस, वो लोग पहन पाते थे। 27% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इंडिया के हाथ में था। कहानी तो एक ऐसा भी है कि जब वास्को द गामा 1600s के समय इंडिया ढूंढने निकला ना, तो वो एक जगह पे अटक गया था। और वो जब निकला इंडिया ढूंढने ना, तो वो उस समय का यूरोप का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा जहाज लेके निकला था। वर्ल्ड का वास्को द गामा जब 16th सेंचुरी के आसपास जो है ना निकला था ना इंडिया को ढूंढने के लिए, तब मैं आपको बता दूं वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप लेके निकला था। कुछ पास आने ही वाला था इंडिया के, तब वो हैरान हो गया ये देखकर कि एक बिजनेसमैन के पास वैसा 4 जहाज है, उससे बड़ा 4-5 गुना बड़ा। वास्को ड गामा देखते रह गया, वो उसके पास गया, बोला कौन? बोला हाँ हम तो इंडिया से ही है। उस समय इंडिया नाम नहीं रखा गया था ऑब्वियसली, बट जब वो डिस्क्रिप्शन समझाया वास्को ड गामा कि हम सुना ऐसा ऐसा होता है, तो वो आदमी समझ गया कि हमारा ही है। और ऐसा माना जाता है, किताबों में लिखा जाता, फनी वे में है कि सच्ची है पता नहीं, वो गुजराती आदमी था, ऐसा माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं वो लेकर आया। आप सोचो वास्को ड गामा के पास यूरोप का सबसे बड़ा शिप था, और उस आदमी के पास खाली खरीदने बेचने के लिए उससे 4 गुना बड़ा शिप था, और वो भी 4-4, 5-5। तो आपको इंडिया का प्रोस्पेरिटी तो इससे समझ में आ गया होगा। 27% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड मैं आपको बता दूं इंडिया का संभाल रहा था। और जब ब्रिटिश गया, आपको हैरानी होगी जान के, ब्रिटिश इकोनॉमी का हालत इतना बदतर कर दिया था। कैसे किया वो तो अपने पढ़ेंगे, कैसे इंडियन इकोनॉमी का हालत खराब हुआ वो तो अपने पढ़ेंगे, इस बारे में तो 1 रुपया का शक नहीं है। बट इसका नतीजा क्या हुआ मालूम है? वर्ल्ड ट्रेड का 3% बन गया, सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड का सिर्फ 3%, जो 27% से था वो 3% हो गया इंडिया का बिजनेस, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश। हाँ, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश इंडिया में रूल किया इससे इंडिया को कुछ एडवांटेजेस नहीं हुआ। इनफैक्ट हमारे टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट वेर द फेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, इसी चैप्टर में। बट एवरीथिंग एट अ गो नहीं हो सकता, धीरे धीरे करते हैं बात, शुरू करते हैं बात। इंडियन इकोनॉमी प्राइमरीली ब्रिटिश के पहले भी और ब्रिटिश के बाद भी एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी। कौन सा इकोनॉमी था जी? अग्रेरियन। सर ये अग्रेरियन इकोनॉमी क्या होती है दोस्त? एक ऐसी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो, मतलब जिसका जो मेजर इनकम है, जिसका जो मेन घर चलता है, वो मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर की वजह से चलता है। जिसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चरल है। आप लोग देख लो, लगभग 67% ऑफ द पॉपुलेशन, जी हाँ, एग्रीकल्चर में था। सर आज कितना है? हैरानी तो आपको तब जान के होगी जब मैं बोलूंगा आज भी लगभग 50% है। बिल्कुल, आज भी लगभग आधा हिंदुस्तान जो लोग काम करते हैं ना, वो लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ही काम करते हैं। ये आप लोगों को पता नहीं था, आई नो, अगर पता था तो वेरी गुड, नहीं पता था तो जान लो। चलिए सर, लेकिन ब्रिटिश इंडिया और किस चीज के लिए जाना था? मैं जो बताया, इंडिया अपना हाथ से बना हुआ कपड़ा और हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता था। इंडिया का जो गुड्स था, हैंडीक्राफ्ट था, वो हाई स्टैंडर्ड का हुआ करता था, हाथ से बना हुआ। लेकिन ब्रिटिश इंडिया में आया था और इंडिया को बर्बाद करके छोड़ दिया। ब्रिटिश इंडिया में 2 पर्पसेस के लिए आया था। कितने पर्पसेस के लिए? 2 पर्पसेस के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में लगभग 4 से 5 बार। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या व्हाट वाज द 2-fold पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो ऐसा है, ब्रिटेन में चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ब्रिटेन में चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब दोस्त, ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, इसका मतलब वहां की इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं? ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है तो वहां पे इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, कपड़े बन रहे हैं क्योंकि मशीनें लग गई।
एनी पर्सन विथ रीजनेबल कॉमन सेंस बोलेगा कि भैया मशीन को क्या चीज़ का जरूरत होता है, रॉ मटेरियल का भैया, और मशीन को क्या चीज़ का दरकार होगा, रॉ मटेरियल का चीज का दरकार होता है। वो रॉ मटेरियल क्या हवा से गिरेगा, कहीं से तो चाहिए। अब कॉटन वॉटन चाहिए रॉ मटेरियल, क्योंकि कपड़ा बनाना है तो कॉटन चाहिए, वुल चाहिए, वो कहाँ बढ़िया मिल रहा था, इंडिया में। तो पहला ब्रिटिश इंडिया को रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? ब्रिटिश इंडिया से रॉ मटेरियल लेना चाहता था। क्या लेना चाहता था? अब ब्रिटिश फिनिश गुड बना लिया, तो भैया माल को बेचना भी तो है, उसके लिए भी मार्केट चाहिए। सर ब्रिटेन में बेचे ना, ब्रिटेन में बेच दिया, बट और भी तो चाहिए मार्केट जहां पे ब्रिटिश गुड्स बिके, उसके लिए भी इंडिया ही आया। तो मतलब इंडिया को दो तरीके से यूज करता था, एक रॉ मटेरियल के लिए और दूसरा इंडिया को कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बना दिया, मार्केट फॉर फिनिश गुड्स बना दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? भूलिएगा नहीं सर, बात तो समझ में। अब ब्रिटिश ने इकोनॉमी को कैसे खराब किया या ब्रिटिश ने इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट किया, ये हम लोग 5 हेड्स के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे? 5 हेड के अंदर। सर बताओ कौन सा? तो भाई ऐसा है, हम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे इंपैक्ट देखेंगे ब्रिटिश की वजह से, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पर देखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर देखेंगे, फॉरेन ट्रेड पर देखेंगे और एग्रीकल्चरल सेक्टर पर देखेंगे कि ब्रिटिश की वजह से इन सारे सेक्टर्स में हुआ क्या क्या। ये अलग अलग सेक्टर्स हैं। बताइए क्या, बताइए सर क्या? तो मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना एक एक करके। अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर का बात करें सर, अब हम लोग बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर का, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब हम लोग सेक्टर वाइज कर रहे हैं कि ब्रिटिश की वजह से इंडिया का अलग अलग सेक्टर्स कैसे इंपैक्ट हुआ या अलग अलग चीजें कैसे इंपैक्ट हुई। ध्यान दे देना, एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट देखेंगे, इंडस्ट्रीज पे इंपैक्ट देखेंगे ब्रिटिश की वजह से, फॉरेन ट्रेड में क्या बदलाव आया वो पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशन में लोगों को क्या बदलाव आया वो देखेंगे, और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर मतलब लिटरेसी, हेल्थ, ये सब में क्या बदलाव आया वो देखेंगे। ऑल वन एट अ टाइम बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश। आइए पहले बात शुरू करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में। आइए बात शुरू करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में। तो अगर आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर का सिचुएशन समझना है ना, तो मैं आपको बताता हूं ये 3 टॉपिक, LFL लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये 3 बातें आप लोग अगर सुन लो तो मैं आप लोगों को ये अश्योर कर देता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा बढ़िया। मतलब आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि ब्रिटिश ने एग्रीकल्चर का क्या हालत किया। मैं हर चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा और मेरे पास नोट्स में भी बनाया हुआ है, बस आप लोग सुनते चलना बस। और घर पे जाते जाते ही जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बुक इशू हुआ है ना, वो बुक क्रिकेट खेलने के लिए नहीं है, उससे रीड करना शुरू करना। अगर नहीं किया ना, अभी क्या है, अभी आपको कॉन्टेक्स्ट पता है, तो जैसे किताब पढ़ोगे ना सब याद आएगा। ओ हाँ सर तो ये बोले थे, ओ हाँ सर ये बोले थे। होता क्या स्टूडेंट लोग का, जो पास्ट बैच में कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा मैंने गलती देखा, जो आप लोग के साथ नहीं हो इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ लिए, सीख लिए, मजा बहुत आया, सर आप तो बेस्ट है, सर आप तो बेस्ट है, ऐसे बोल के चले गए, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं दिए। भैया ऐसा है कि टेस्ट इसलिए अच्छा नहीं दिए शुरू में क्योंकि वो लोग क्लास के साथ साथ नहीं, भैया हम लोग तो लास्ट में पढ़ा था। अब जब लास्ट में पढ़ते हो तो वो थ्योरेटिकल नोट्स बन जाता है, क्योंकि आपको तो कुछ याद नहीं रहता क्लास में क्या क्या बताया गया। सुनते जाना बात। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, आपको मैं बता दूं ब्रिटिश ने क्या किया, जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया। क्या शुरू किया? जमींदारी सिस्टम। ये जमींदारी सिस्टम में हुआ क्या, ब्रिटिश जमीन का ऑक्शन करते थे। क्या करते थे? ऑक्शन। सर नहीं समझ में आया, मतलब ऑक्शन बेचते थे क्या? नहीं 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 नहीं, ब्रिटिश ओनर नहीं बदलते थे। ब्रिटिश क्या बोलते थे, मान लो एक जमीन है, ब्रिटिश बोलते थे इस जमीन का मेरे को जो बेसी रेंट लाके देगा ये जमीन उसका। अलग अलग जमींदार बोलते थे हम आपको 30% रेंट लाके देगा, कोई बोल दिया हम 40% लाके देगा, कोई बोल दिया हम 50% लाके देगा। और जो जमींदार ब्रिटिश को बेस्ट ऑफर करता था उसको जमीन मिल जाता था। अभी प्रॉब्लम यहां पर शुरू नहीं हुआ, अब ये जमींदार लोग करते क्या थे ये आप लोग सुनो।
ये जमींदार लोग करते ये थे, किसानों को काम पे लगा देते थे, जिसको बोलते थे पीजेंट्स। पीजेंट्स किसानों को काम पर लगा देते थे, किसानों को बोलते थे आओ बाबू काम करो। अब प्रॉब्लम सुनना, किसान तो बेचारा काम कर रहा है, किसान तो बेचारा काम कर रहा है मजे से। किसान क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और किसान को बोला जाता था कि सुनो भाई किसान, काम करो। अब मान लो कि उस जमींदार को, ब्रिटिश को, मान लो 3 पार्टीज हो गई, ब्रिटिश, जमींदार और पीजेंट। पीजेंट को जमींदार बोल देता था कि भाई जो भी तुमने उगाया है इसका 90% मैं ले लूंगा। एक एग्जांपल, उसमें से 40% जमींदार रखता था और 50% ब्रिटिश को। लगभग एक अंदाजा दिया मैंने। पीजेंट के पास क्या बचा? अब इस 10% में पीजेंट को क्या करना है आपको पता है? पहले तो खुद का खर्चा निकालना है। दूसरा, अगर जमीन को इंप्रूव करना है, जमीन को कोई फर्टिलाइजर चाहिए तो वो भी उसी को खरीदना पड़ेगा। पीजेंट ही देगा, जमींदार नहीं देगा, बिजनेसमैन नहीं देगा, अब मतलब ब्रिटिश नहीं देगा। आप लोग हालत सोचिए। जमींदार लोग पीजेंट्स लोग को बोल देते थे इंडिगो कल्टीवेट करो। इंडिगो क्या? कलर करने के काम आता है कपड़े को। जो नहीं करते थे उसका उंगली काट दिया करते थे। आप लोग ये सोच के देखो, ये हालत हुआ था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले क्या होता था? पहले सबको आइडिया समझ लो, है ना, फिर उसके बाद अपने डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या है? अब देखो ऐसा है, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया भूखा था। भूखा का मतलब मेजॉरिटी ऑफ इंडिया का पेट नहीं भरा हुआ था। अब अगर आपका पेट नहीं भरा हुआ है, आप पहले खाना खरीदने जाइएगा कि पहले जो है आप जो है वो कोई फोन खरीदिएगा या कैमरा खरीदिएगा? खाना खरीदिएगा। अगर पेट नहीं भरा हुआ तो पहले खाना खरीदिएगा। ब्रिटिश ने कहा कि नहीं, इंडियंस लोग मरते हैं, मरने दो। इंडियंस लोग मरते हैं, मरने दो। हम लोगों को जो है कैश क्रॉप चाहिए, मतलब ऐसे क्रॉप जिसको बेच के कैश आ सके। टी, कॉफी तब इंडिया में बनना चालू हुआ है बेसी मात्रा में। और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। आप लोग समझिए, आज अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड लगाना होगा, आपको ट्रैक्टर वैक्टर चाहिए होगा। उस समय खैर ट्रैक्टर नहीं बना था, और भी चीजें चाहिए होगी। सब किसान को खरीदना है। क्या किसान के लिए पॉसिबल है? नहीं। तो हालत था ये। इसके पहले कि मैं इसका डिटेल में जाऊं, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ये कब फिक्स हुआ कि ब्रिटिश इंडिया को रूल करेगा। 1757। और वो भी किसके लिए झगड़ा हो रहा था मालूम है? बंगाल। उस समय नवाब ऑफ बंगाल हुआ करता था मोहम्मद सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को सपोर्ट कर रहा था फ्रेंच। 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लाजी, जिसमें ब्रिटिश जीत गया, फ्रेंच को हरा दिया, सिराजुद्दौला को हरा दिया। यह बात लगभग क्लियर हो गया था कि ब्रिटिश इंडिया को अब रूल करने वाला एक लंबे समय तक, क्योंकि एक फ्रेंची था जो कंपिटिटर था, जिसको ब्रिटिश ने जो है भगा दिया था, हरा दिया था, सीधी सी बात है। अब जब ब्रिटिश ने हरा दिया था तो सबको ही अपना मन का करने लगे। तो अगर आप लोग को पिक्चर देखना है तो देखो जी, पिक्चर तो ऐसा है। अगर एग्रीकल्चरल का स्टेट हम लोग को बोला गया समझाने के लिए, तो हम लोग 3 बातें याद रखेंगे: लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। दोस्त, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या होता था पता है? जमींदार कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। कैसे एक्सप्लॉइट करते थे? लगान लगाते थे। क्या लगाते थे? लगान, टैक्स। अब जमींदार लोगों को क्लियरली बोल दिया था ब्रिटिश ने कि देखो भाई जमींदार,
इस दिन तक तुमको अपना टैक्स जमा करना है, चाहे तो दे दो, नहीं तो ओनर लैंड की किसी और को बना देंगे। तो जमींदार के ऊपर प्रेशर। अब जमींदार के ऊपर अगर प्रेशर है तो जमींदार अपने नीचे किसको प्रेशर डालेगा? किसान को, पीजेंट्स को। वही हुआ, प्रॉफिट अक्रीग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार इंस्टेड टू द कल्टीवेटर। अरे भाई, जो मेहनत कर रहा है अल्टीमेटली उसको तो ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। पहला पॉइंट ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यार ब्रिटिश को जो है इंडिया का एक रॉ मटेरियल का सोर्स बनाना था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में चल रहा था रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है तो इंडस्ट्रीज बन रही है, तो इंडस्ट्रीज में मशीनें हैं, मशीनों को रॉ मटेरियल चाहिए, वो कहां से आएगा? इंडिया से। ब्रिटिश ने कहा है इंडियंस को, सुनो, फूड क्रॉप्स मत उगाओ, कैश क्रॉप्स उगाओ। कॉटन, टी, कॉफी, इंडिगो, सब कैश क्रॉप्स हो। इंडिया में काफी फेमाइंस आया इसकी वजह से। फेमाइंस का मतलब है सूखा पड़ना। क्या? सूखा पड़ना। 1907, 1942 बंगाल फेमाइन, 1942 का बंगाल फेमाइन, 1942-43 टू बी एग्जैक्ट, में 40 लाख लोग बंगाल में डेथ हो गए यार। 40 लाख पीपल, 4 मिलियन लोग रास्ते में हड्डी पड़ा हुआ रहा। क्यों डेथ हुआ सर? सवाल है क्यों डेथ हुआ सर इतने लोगों का? उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939-43। ब्रिटिश ने कहा कि हमारे लोग जो है जंग लड़ रहे हैं तो खाना रिजर्व रखो। नहीं समझे? खाना रिजर्व पे रखो। खाना है इनफ, बट और रिजर्व पे रखो। उस समय ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल के पास एक लेटर जाता है कि यार पीपल आर डाइंग इन बंगाल। विंस्टन चर्चिल जवाब देता है, लेट दोज रैट्स डाई, लेट दोज रैट्स डाई, व्हाई हैजंट गांधी डाइड येट? गांधी अब तक क्यों नहीं मरा? ये था ब्रिटिश पीएम का रिप्लाई। तो ये है ब्रिटेन का हिस्ट्री, यूके का हिस्ट्री। और इसको आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देखो। आजकल जब यूके बोलता है ना कि इंडिया को यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए, तब इंडियन लोग जवाब दे देता है कि भैया तुम लोग का कौन सुनेगा, तुम लोग के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। इस वजह से। और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ना तो टेक्नोलॉजी अच्छा, ना पानी का फैसिलिटी अच्छा, ना फर्टिलाइजर दे रहा है किसान को, ना इन्वेस्ट कर रहा है एग्रीकल्चर में, और खाली रेन के भरोसे है कि बारिश होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, फसल अच्छी उगेगी, बारिश नहीं हुआ तो फसल खराब उगेगी, सह लेंगे थोड़ा, सह लेंगे थोड़ा। तो सच वाज द पुअर कंडीशन। ये था एग्रीकल्चर सेक्टर का। एग्रीकल्चर सेक्टर का सिचुएशन को हमने कितनी भागों में बांटा था? 3। लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसमें जमींदारी का बात किया, और फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये है एग्रीकल्चर का सिचुएशन अंडर द ब्रिटिश। दोस्तों, एम आई क्रिस्टल क्लियर? यस और नो? कम ऑन। सर बात तो आपका एकदम सही है, समझ आता है सर हमें बात आपका। आप आगे बढ़िए ना प्लीज। अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री का। हालांकि इंडस्ट्री, जैसे मैं हर बार करता हूं, मैं इंडस्ट्री को भी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बट आपको सरल भाषा में बैकग्राउंड दे देता हूं। इंडस्ट्री का स्टेट ऐसा था कि ब्रिटिश ने कोई ध्यान नहीं दिया। इंडिया में लगभग 2 या 3 ही इंडस्ट्रीज खुली थी। एक मैं आपको बता दूं, बंगाल में जूट मिल्स, और महाराष्ट्र में 1907 के आसपास जो है आयरन स्टील और कॉटन का काम, बस खत्म, और कुछ नहीं।
आप लोग अगर इंडस्ट्री का पूछ रहे हो ना तो जवाब सुन लो मेरे से कि इंडस्ट्री का क्या डेवलपमेंट हुआ था नहीं हुआ था, आप लोग जानने में इंटरेस्टेड थे ना, ये लो सुन लो। क्या ब्रिटिश ने हेल्प किया? ऑब्वियसली नहीं। क्या ब्रिटिश ने टेक्नोलॉजी इंडिया को दिया? ऑब्वियसली नहीं। और ऐसा मत सोचना कि इंडिया उस समय इंडिया की गलती नहीं थी। जब इंडिया कैप्चर हुआ था तो उस समय गलती इंडिया की ही थी। इंडिया उस समय सती चल रहा है, सती सिस्टम, कि विमेन का हस्बैंड इज नो मोर सो विमेन शुड ऑल्सो बर्न। जिस कंट्री में इस तरीके का सोच चल रहा होता है वो कंट्री कैसे प्रोग्रेस करेगा? क्या उसको कोई कैप्चर नहीं करेगा? करेगा। अगर आप किसी के स्लेव बन रहे हो ना, इसका मतलब आप ही रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए। ये मैं आपको बता देता हूं। स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री समझने के लिए मैं आपको ट्रिक याद दिला देता हूं। लाइट, LIGHT, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। द ट्रिक वर्ड इज लाइट। अगर समरी बताऊं आपको शॉर्ट में, तो ऐसा है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसमें इंगेज था? एग्रीकल्चर में। तो जो नेशनल इनकम, GDP का मतलब नेशनल इनकम की तरफ जो कंट्रीब्यूशन था फैक्ट्रीज का या इंडस्ट्रीज का, एकदम ना के बराबर 5%, 6% के आसपास। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ओन्ड इतने बिजनेसेस थे ही नहीं। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कोई नया टेक्नोलॉजी ब्रिटिश इंडिया में ला ही नहीं रहा था। उल्टे इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था ना, उसको कंपटीशन फेस करना पड़ गया। कारण क्या? कि ब्रिटिश का ज्यादा क्वांटिटी में बनता था गुड्स और ज्यादा सस्ता हुआ करता था, क्योंकि मशीन से बन रहा है तो कॉम्पीट कहां से करेगा? और ब्रिटिश का टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी तो आप जानते ही हो। टू फोल्ड पॉलिसी मैंने आज क्लास के शुरू में ही बता दिया था। पहला, इंडिया को सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बनाना, और दूसरा, इंडिया को मार्केट फॉर फिनिश गुड्स बनाना। सर ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दोस्तों, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा पॉलिसी है जहां पे आप एक जगह पे इंडस्ट्रीज उखाड़ रहे हो जिससे दूसरी जगह की इंडस्ट्रीज बेहतर कर सके। मतलब एक चीज को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी चीज को खत्म कर रहे हो, दूसरी चीज को हानि पहुंचा रहे हो आप। बात कुल मिलाकर देखो इतना है। आप लोगों को एक चीज फील हुआ होगा कि सर अभी तक आप एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बताए। मैंने तो शुरू में बोला था कोई कॉन्सेप्ट, इट्स जस्ट अबाउट फैक्ट। मैं क्या बता रहा हूं आपको सुनना है। कैसे हुआ इसमें वो लॉजिक ही नहीं है, वो मैक्रो में है। चलिए देखते हैं अपने बात। लिमिटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू GDP, लगभग 17%। मतलब आज एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का निशानी है कि उसका मेजर इनकम एग्रीकल्चर से आता है। ये बात याद रख लो। आज भी बोल रहा हूं, जब लास्ट चैप्टर में पहुंचूंगा तब भी यही बोल रहा हूं। एक डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का निशानी है कि उसका मेजॉरिटी लोग अपने इनकम के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर है, और एक डेवलप्ड इकोनॉमी का निशानी है कि मेजॉरिटी इनकम उस इकोनॉमी का क्या तो इंडस्ट्री से आता है या तो सर्विस से आता है। आज मैं आपको बताऊं, इंडिया का आज भी लगभग 38 से 40% इनकम, 38 to 40 नहीं, इंडिया का आज भी 20% इनकम एग्रीकल्चर से आता है। इंडस्ट्रीज से लगभग 25% के आसपास आता है, और बाकी 50 से 55% जो है सर्विस सेक्टर से आता है। इसका मतलब इंडिया बेहतर किया है, बट चाइना में देखो, एग्रीकल्चर से 10%, लगभग 50% इंडस्ट्रीज से, और लगभग 40% सर्विस से। मतलब चाइना हर सेक्टर में फाड़ रहा है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में कम है, वो तो अच्छा है। मतलब चाइना सस्ता माल को इंपोर्ट करता है। आज आप सोचो ना प्रशांत, मैंने आपको बोला कि आपके पास फ्रीडम है, आपको पैसे कमाने हैं। दो उपाय दिया गया आपको, एक तो मशीन मेड गुड्स बनाइए या मशीन बनाइए और मशीन बेचिए, या जो खेत खलियान में जाके है ना चावल उगाइए और चावल बेचिए। अब क्या चूज करेंगे?
मशीन, क्योंकि आपको एक कॉमन सेंस है कि मशीन से हम ज्यादा पैसा बनाएगा। वही बात यहां लिखा हुआ है। आप लोग को हैरानी हो रही होगी जाके कि लगभग 16% ऑफ द जीडीपी जो है वो इससे आ रहा था। लगभग 16 से 17% जीडीपी जो आ रहा था इंडस्ट्रीज का, मतलब इंडस्ट्रीज से आ रहा था। दिस शोज द अंडर डेवलप्ड स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी, कि सिर्फ 16% इनकम जो है वो इंडस्ट्रीज से आ रहा है। इनएडिक्वेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जो है ना ज्यादा बीच, अरे क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना ली, आप सोचो ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया को कंट्रोल करना है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में नया टेक्नोलॉजी है ना, नया बिजनेसेस सेटअप कर दी, तो कल को इंडिया को जरूरत क्यों होगा ब्रिटिश का भैया। तो वो लोग क्या करते थे ब्रिटिश, जिसमें उनका फायदा होता था वो, अब ब्रिटिश को कम्युनिकेशन चाहिए होता था जिससे मिलिट्री ट्रूप्स को गैदर कर ले, तो उसके लिए कम्युनिकेशन, मीडिया, रेलवेज बना लिए, पावर जनरेशन केबल्स लगा दिए। और ये सब चीज भी कोई इंडियंस को ध्यान में रखते हुए नहीं, अपने कन्वीनियंस के लिए बनाए थे। लगभग 1850 के टाइम पे पहली रेलवे चली थी इंडिया के अंदर। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, इंडिया में मशीनें ही नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश का पर्पस इंडिया को, अगर कोई कंट्री में मशीनें आ जाए ना तो वो तो सेल्फ सफिशिएंट हो गया ना। ब्रिटिश का पर्पस था इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट नहीं होने देना, क्योंकि अगर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया तो इंडिया तो ब्रिटिश को उखाड़ देगा। इसीलिए हेवी गुड्स एंड इक्विपमेंट्स का टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं आने दिया ब्रिटिश। टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, एक तरफ से तो इंडिया का एक्सपोर्ट हटाओ, मतलब इंडिया पहले क्या करता था, दुनिया में फिनिश गुड्स बेचता था। क्या बेचता था? फिनिश गुड्स। इंडिया का ऐसा हालत कर दिया कि इंडिया इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का, क्योंकि ब्रिटिश से खरीदना पड़ता था इंडिया को, और इंडिया फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर हुआ करता था ना, इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया। रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनना कोई शान की बात नहीं है। इसका मतलब आपकी कंट्री में लोग अनपढ़ हैं, तो सिर्फ सामान उगाना जानते हैं, उससे आगे उसको नहीं आता कुछ। इसका अर्थ ये है, तो ये समझ लो। और मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन, अरे मशीन मेड गुड्स जो इंडिया का था, मतलब विदेशी का था, वो लो कॉस्ट पे बन रहा था और लार्ज क्वांटिटी पे बन रहा था। आज सोचो ना, दुनिया क्यों खरीदेगी। और ऊपर से ब्रिटिश क्या किए मालूम है आपको, कोई भी अगर फॉरेन कंट्री इंडिया से प्रोडक्ट खरीदेगी ना, तो इंडियन गुड्स पे, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट गुड्स पे 50% टैक्स लगा दिया, और ब्रिटिश गुड्स पे कोई टैक्स नहीं था। इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ? मतलब इंडिया का गुड्स जब बिकेगा तो महंगा बिकेगा, और ब्रिटिश का गुड्स बिकेगा तो सस्ता बिकेगा। अरे मैं आपको बता दूं, जो मैक्सिमम फैक्ट्रियां थी जो हैंडीक्राफ्ट या हाथ का सामान बना रही थी ना, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गई, सबकी नौकरी वोकरी चली गई। ये देखो, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। मेजॉरिटी लोग जो है दिन के दिन, रात के रात आउट हो गए पिक्चर से, और होंगे भी। आप लोगों को समझ में आता है क्यों? तो देखो बात ये है, लाइट, ये चेन इफेक्ट, एक चीज की वजह से दूसरा होगा। आज सोचो ना, टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, मशीन मेड गुड्स आ नहीं रहा था, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री था इसलिए। और क्यों था शॉर्टेज? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का रोल प्ले नहीं हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर रहा था, इसीलिए जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एकदम कम हो गया। हर चीज एक चेन इफेक्ट क्रिएट किया। कहने का मतलब है, द ट्रिक दैट यू मस्ट रिमेंबर, इंडस्ट्रीज का हालत में इज लाइट, LIGHT, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जीडीपी। आई का मतलब क्या हो गया आपका जो इसका इन्वॉल्वमेंट था पब्लिक सेक्टर का, वो एकदम ना के बराबर। ये रहा देखो, इनएडिक्वेट रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। जी हो गया, गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। H हो गया आपका
कैपिटल मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन, क्योंकि मशीन से बनाया हुआ गुड्स से कंपटीशन नहीं, और फिर फाइनली टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। ये सारी चीजें इंडस्ट्री को बर्बाद कर दी। तो जब हम लोग एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम पढ़े थे या एग्रीकल्चर का सिचुएशन को पढ़े थे, तो हम लोग 3 हेड्स के अंदर पढ़े थे। फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और क्या था, एक था आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एक था आपका क्या बोल रहा हूँ, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया आपका, और क्या हो गया, नो इन्वेस्टमेंट इन द लो या नो इन्वेस्टमेंट और लार्ज लोगों का इन्वॉल्वमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्योंकि उसमें क्या था कि गवर्नमेंट तो कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रही थी एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए। सेम बात यहां पर, लाइट एग्रीकल्चर का क्या हालत था, 3, फोर्स कमर्शियलाइजेशन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट हेल्प ही नहीं कर रही थी, ना इंडस्ट्री सेटअप करने में, ना मशीनरी सेटअप करने में एग्रीकल्चरल सेक्टर में। सेम बात इंडस्ट्री का यहाँ पे, लाइट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इनएडिक्वेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, है ना, गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। एच आपका हो गया ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, और टी का मतलब टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। तो बात मैं आपको बताऊं, ये कुल मिलाकर इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। अब दोस्तों हम लोग चलने वाले हैं फॉरेन ट्रेड की तरफ। मैंने अभी आप लोगों को कोशिश किया समझाने का एग्रीकल्चरल सेक्टर का सिचुएशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर का सिचुएशन। इज इट क्रिस्टल क्लियर एवरीवन, यस और नो, कम ऑन एवरीबॉडी। सर एग्रीकल्चर में, हाँ वो लिख सकता है प्रणय। प्रणय मेरा जो बुक में लिखा हुआ है ना, आप लिखो जो भी लिखना है आपको उसके अराउंड, बट मेरा बुक जो पढ़ ली है ना, मैंने ना क्या किया था, मैंने बुक को ना एनसीईआरटी से इंस्पिरेशन लिया। एनसीईआरटी में ना आप लोग अगर मेरा किताब देखोगे, मैं किताब का भी पीडीएफ भी खोल दूंगा, चिंता मत करना। एनसीईआरटी में जो है ना लगभग इस चैप्टर का, आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली, बट 25 से 30 पेज था। मैंने सिंपल भाषा में एलिमिनेट करके लगभग 10-12 पेजेस में इस चैप्टर को खत्म करवाया, मतलब आधा कर दिया। और आप लोग अगर वो आधा भी नहीं पढ़िएगा तो फिर तो फंस जाइएगा, और उतना पढ़ लीजिएगा तो इनफ। फॉरेन ट्रेड का हालत समझने से पहले आइए हम लोग अपनी किताब की तरफ चलें। हमारी किताब जो है वो आप लोग निकाल लीजिए फटाफट, है ना। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक किताब है, मैक्रो का मत निकालिएगा, गधे कहलाइएगा। प्रशांत आपको नहीं बोल रहे, जल्दी कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों। ओके, मेरा इसमें भी खुला हुआ नहीं है किताब, तो मैं मतलब पहले फॉरेन ट्रेड में कर लेता हूँ, नेक्स्ट डे मैं किताब खोल के भी डिस्कशन कर लूँगा, जिससे क्या है कि दोनों तरफ से आपका अटैक हो। ठीक है कि नहीं, सही है सर। और आपको करना कैसे है यार, किताब में भी ट्रिक्स लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा, बट ठीक है कोई बात नहीं, सीख जाओगे आप लोग, समझ गए। मतलब जो ट्रिक्स मैं बताया वो तुरंत साथ साथ में किताब में भी लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, समझ जाओगे। नेक्स्ट डे मैं किताब खोल के ट्रिक्स लिखवा दूंगा, ठीक है ना, कोई टेंशन मत लेना। फॉरेन ट्रेड, लेकिन किताब कैरी कीजिएगा हर क्लास में, ठीक है नहीं, आज सीख लो क्या फर्क पड़ता है। फॉरेन ट्रेड, अब भाई ऐसा है, फॉरेन ट्रेड में मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में ही क्लास के कि इंडिया जो कि 27% ऑफ द प्रोडक्ट्स बेचता था दुनिया को, वो 3% पे चला गया। मैं आप लोगों के साथ ना, आप लोगों को YouTube पे एक शशि थरूर का बहुत बढ़िया ऑक्सफोर्ड का डिबेट है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, 10-15 मिनट का है, जरूर सुनिएगा। ऑक्सफोर्ड मतलब कहाँ है पता है ना, ब्रिटेन में ही है। उसमें वो डिबेट कर रहे थे कि क्यों ब्रिटिश को इंडिया से माफी मांगना चाहिए। उसमें अच्छा ब्रिटिश का ना, उसमें ब्रिटिश का क्या है ना, एक कहानी है। ब्रिटिश का क्या है ना, ब्रिटिश का एक टैगलाइन है कि द सन नेवर सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर, कि ब्रिटिश एम्पायर का
कभी भी खराब समय नहीं आया। ऐसा ब्रिटिश एम्पायर का एक टैगलाइन है। तो शशि थरूर बहुत बात बताएं, फिर उसमें शशि थरूर पता है क्या बोलते हैं कि नो वंडर द सन नेवर सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर बिकॉज इवन गॉड कैन नॉट ट्रस्ट ब्रिटिश इन द डार्क। क्या तगड़ा, मतलब बहुत तगड़ा स्पीच था। मतलब उसमें से एक दो बातें मैंने आपके साथ शेयर किया बस। बहुत ही ब्रिलियंट स्पीच था, 10-15 मिनट का, ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट। शशि थरूर सर्च करने से ही आएगा, ब्रिलियंट। आपको इस चैप्टर का बहुत नॉलेज मिलेगा उधर से। 10-12 मिनट का ही है, बट सुनिएगा जरूर। मूविंग ऑन, फॉरेन ट्रेड। अगर मैं आप लोगों से यार फॉरेन ट्रेड का बात करता हूं ना, अगर मैं आप लोगों से फॉरेन ट्रेड का बात करता हूं तो कुल मिलाकर ऐसा है कि फॉरेन ट्रेड इंडिया का डूब चुका था। आइए, ये रहा, बिफोर द ब्रिटिश एंटर इनटू इंडिया, इंडिया वाज इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम्स। Restrictive policies of commodity production, trade and tariff followed by colonial government adversely affected the structure. Restrictive policy कैसे? ब्रिटिश टैक्स लगा देता था और उल्टे ब्रिटिश ने इंडिया का एक्सपोर्ट्स को लिमिट कर दिया था कि इंडिया का जो प्रोडक्ट्स है वो सिलोन जा सकता है। सिलोन मतलब श्रीलंका या तो ब्रिटेन जा सकता है, और कोई कंट्री में इंडियन प्रोडक्ट जाने ही नहीं देते थे, और जाते थे तो उस पर बहुत भयानक टैक्स लगा देते थे कि जा ही नहीं सके। फिर वही हुआ, इंडिया शुरू से लेकर ऐसे अंदर घुस गया इंडिया के पेट के अंदर। डिम इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द शॉर्टकट इज डिम। सर डिम क्या है? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ये हम लोग पढ़ेंगे। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब हिंदुस्तान का पैसा विदेश के काम आना, जो कि हो ही रहा था। इंडिया का जो भी प्रोडक्ट था कहां जा रहा था? विदेश ही जा रहा था, ब्रिटेन में। बट क्या आपको पता है पहले इकोनॉमिस्ट कौन थे जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात किया था? नहीं पता होगा। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। आप लोग दादा भाई नौरोजी को बचपन में हिस्ट्री में पढ़े हो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता था। लंदन में लॉयर थे वो, ऐसे ऐसे घुचू मोचू गिली गिली नहीं थे। लंदन में उस समय एडुकेटेड थे वो बोले थे ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में। आई, इंडिया बन चुका था क्या? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल या प्राइमरी प्रोडक्ट्स। और एम का मतलब मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश का एक तरफा राज हो गया था। ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ, एक्सपोर्ट सरप्लस फ्रॉम फॉरेन ट्रेड डिड नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। अरे जो ऐसा नहीं है कि इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, एक्सपोर्ट से फायदा हो रहा था इंडिया को, बट वो फायदा क्या इंडिया को डेवलप करने के लिए यूज हो रहा था? ब्रिटेन को। दिस एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, क्योंकि ब्रिटिश हमेशा वॉर में रहता था, जंग लड़ता था, तो जंग में काम आ जाता था ये पैसा। इंडिया एक्सपोर्टर बन गया रॉ सिल्क, कॉटन, इंडिगो, जूट। देखिए ये सब रॉ मटेरियल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। और इंडिया इंपोर्टर बन गया फिनिश प्रोडक्ट का। कोई भी कपड़ा लेना है, कोई भी मशीन लेना है, इंपोर्ट कीजिए। ये था स्तर इंडिया का जो बना दिए थे ब्रिटिश। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। इंडिया जितना भी माल बेचता था ना, उसका आप लोग को हैरानी होगा, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिश। मतलब इंडिया का जितना प्रोडक्ट बाहर जाता था उसमें 50% से ज्यादा ब्रिटेन में जाता था, और बाकी मैंने आपको बोला था ना सिलोंग, श्रीलंका, पर्शिया या चाइना जाता था। अब हो क्या रहा था ना, मैं आप लोग को नेक्स्ट डे मैप में दिखाऊंगा। ब्रिटिश को अगर इंडिया आना था ना तो बड़ा घूम के आना पड़ता था। ब्रिटिश को इंडिया आने के लिए बड़ा घूम के आना पड़ता था। उन्होंने सुएज कैनाल बना दिया 1869 में। ओह थैंक गॉड, यहां पर बना हुआ है 1869 में सुएज कैनाल। पहले क्या होता था, अगर ये लंदन है तो घूम के मुंबई पहुंचते थे।
ब्रिटिश ने यहां पर एक कैनाल बना दिया। सुएज कैनाल 1869 में बनाई इसलिए था कि ब्रिटिश इंडिया को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। क्या आपको पता है इसकी वजह से जो है लगभग, आपको मैं बता दूं, लगभग जो दूरी था वो कुछ हद तक जो है कम हो गया था। लगभग जो आपका पहले जो ट्रेवल करना पड़ता था वो लगभग 20,000 किलोमीटर, बाद में वो कितना हो गया आपको पता है? 11,000 किलोमीटर, मतलब लगभग 9,000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया था लंदन से मुंबई, बिकॉज ऑफ सुएज कैनाल। और ये ब्रिटिश क्यों किया? जिससे इंडिया के ऊपर एक तरफा कंट्रोल कर पाए। आज जो चाइना सिल्क रूट अपना बना रहा है, क्या कर रहा है? इंडिया को हर तरफ से घेर रहा है, बाकी इंडिया भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट वो सिल्क रूट चाइना इसीलिए बना रहा है, इंडिया हर तरफ से गिर जाएगा। 18 तो एग्जाम याद रखना, एग्जाम में आ गया। सुएज कैनाल कब बना था? 1869। क्यों? जिससे लंदन और मुंबई कनेक्ट हो जाए। ये दूरी कितना से कम कर दिया था? लगभग 8,000 किलोमीटर से, 8-9,000 किलोमीटर से। ये है बातचीत। टू डिम, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। और एम का आपका क्या था? मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश। अरे आधा से ज्यादा माल इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता था वो कहां चला जाता था? ब्रिटेन। ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या पढ़े अपने? जो भी प्रॉफिट होता था एक्सपोर्ट से वो भी ब्रिटिश का वॉर के लिए यूज होता था, नॉट फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। बात तो देखो ऐसा है। तो अगर अपने समराइज करें तो देखो ऐसा है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर हम लोग पढ़े लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चर और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। फिर वहां पे हम लोग पढ़े इंडस्ट्री के अंदर लाइट डिम, ये याद रखना, लाइट डिम है फॉरेन ट्रेड, लाइट है इंडस्ट्री, लाइट लो लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। आई में था कि पब्लिक सेक्टर का इनएफिशिएंट रोल था। जी, गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स। फिर आपका आ गया एच और टी। टी हो गया टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, और एच हो गया हाई लेवल ऑफ इंपोर्ट्स। उसके बाद आया हम लोग डिम में, DIM। डी क्या हो गया था दोस्त? उसके अंदर ड्रेन ऑफ वेल्थ, आई था इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, और एम हो गया मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश। पिक्चर ये है जी दोस्तों। इज इट क्रिस्टल क्लियर? यस और नो एवरीवन? अगर आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छा से पढ़ना है, फर्स्ट डे है, फर्स्ट क्लास है, इसलिए बता दे रहा हूं। लिख लीजिए और अभी मेरा किताब उठाइए और उसको पढ़ लीजिए जहां तक मैं बताया हूं। घर जाके लर्न कर लीजिए, घर पे बैठ के लर्न कर लीजिए। अगर कर लिए ना, मैं आपको अश्योर करता हूं आपका मतलब आप लोग टॉप कर जाओगे अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, कोई डाउट नहीं है मेरे को। बस कौन कर लेता है ये चीज, कौन नहीं करता। एक जन है जो सुन के निकाल देगा, एक जन है जो सुन के कर लेगा। जो कर लेगा उसको लिए आसान हो जाएगा। वरना मैं बता दूं आप लोग लास्ट में ना रो दोगे, इतना कुछ है सर, इतना थ्योरी है सर, कैसे याद होगा बताइए। ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आज ही बता रहे हैं फर्स्ट क्लास में, क्लास खत्म हो गया, मैं और कुछ सिखा नहीं रहा हूं। आज तुरंत घर पे बैठ के, आज थोड़ा देर बाद है ना, पिज्जा खाइए आराम से बैठ के और पढ़िए। बट अगर वो नहीं करिएगा तो फंसिएगा। दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों। अगले सैटरडे मिलते हैं, मतलब कल है क्लास बट मैक्रो का। बाय बाय एवरीवन।